आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। आज के टॉपिक में हम डिफरेंट मेथड्स डिस्कस करेंगे जो कि साइकोलॉजी में हम यूज़ करते हैं बिहेवियर को डिस्क्राइब करने में और किसी भी पर्सन के बिहेवियर को जज करने के लिए इन मेथड्स को हम अप्लाई करते हैं। इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी रेफर्स टू द वे बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब बिहेवियर। मतलब कोई एक ऐसा मेथड जिसके ज़रिए हम किसी पर्सन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकें और डिस्क्राइब कर सकें। वी कैन अप्लाई एनी ऑफ दीज मेथड्स टू ऑब्ज़र्व बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। हम किसी पर्सन का बिहेवियर जो है ऑब्ज़र्व करने के लिए इसको अप्लाई करते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और ये डिफरेंट मेथड्स डिफरेंट सिचुएशंस में जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। अब जो मेथड साइकोलॉजी में अप्लाई हो सकते हैं 7 मेथड्स हैं जिनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड रेफर्स टू ऑब्जर्विंग अदर्स बाय यूजिंग योर ओन एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब आप अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए जो जिस पर्सन को आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उसको जज करने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या है, अगर इन शॉर्ट अगर देखा जाए, कंपेयरिंग अदर्स विद योरसेल्फ, दूसरों को आप अपने साथ जो है वो कंपेयर करते हैं। दैट इज़ वाई दिस मेथड इज़ आल्सो कॉल्ड लुकिंग विद इन एंड सेल्फ ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या कि लुकिंग विद इन एंड सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ये एक तरह से आप जो दूसरे को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसको अपने साथ कंपेयर कर रहे हैं तो एक तरह से आप अपने आप को भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड जो है ये भी कहलाता है। अब ये जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ जो है वो इसकी शॉर्ट कमिंग्स भी हैं। पहले हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है वो क्या होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वी कैन फील द पेन ऑफ अ पर्सन इफ़ वी हैड द सिमिलर और द सेम पेन इन द पास्ट। मतलब ये कि आप किसी की पेन, यहाँ पे तो लिखा हुआ है कोई तकलीफ़ जो आप किसी की फ़ील कर सकते हैं, वो मतलब अगर हमने पहले कभी इन पास्ट वो फ़ील की हो, या आप इसको बेटर वे में नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है वी एज अ स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स ऑफ एन अदर स्टूडेंट। अब जैसे एक स्टूडेंट जो है वही समझ सकता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स को, या आप ये देखें एक स्टूडेंट जो है वो आपको कहता है जी कि मैं फ़ेल हो गया हूँ, तो उसको जो इस वक्त फीलिंग्स हैं वो आप तब ही देख सकते हैं या तभी जज कर सकते हैं या फील कर सकते हैं अगर आप भी कभी फेल हुए हों। ठीक है ना, क्योंकि आपने जो भी सिचुएशन है उसको अपने साथ रिलेट करना है। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड में आप बेसिक जो चीज़ वो कहना चाह रहा है वो ये है कि आप किसी भी सिचुएशन को ये चेक करते हैं कि आप अगर उस सिचुएशन में हों या जब आप इस सिचुएशन में थे तो आपका क्या रिएक्शन था। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है वी कैन सम टाइम फील एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ अ पर्सन who has got the tire of his vehicle puncture। ठीक है, मतलब ये है कि अब जैसे किसी का बाइक का या गाड़ी का जो टायर है वो पंक्चर हो जाए तो इसको हम फील कर सकते हैं। फील करने का मतलब क्या है कि ज़ाहिर है कभी ना कभी ऐसे हमारे साथ भी हुआ होता है कि हमारी गाड़ी का टायर भी पंक्चर हो गया हो, या कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमने जब कहीं ट्रैवलिंग करनी हो तो जिस ज़रिए से ट्रैवलिंग करनी है उसमें वैसे कोई प्रॉब्लम आ गई हो, तो वो जो डिले होता है या जो हमें लेट होने की टेंशन होती है वो सारी फीलिंग जो किसी दूसरे पर्सन में हम देख रहे हैं वो अपने साथ रिलेट करके हम फील कर सकते हैं। अब ये नीचे जो भी मैंने आपको एग्जांपल पहले दी थी वो यहाँ पे मेंशन्ड है इफ़ यू एवर फेल्ड इन योर एग्ज़ाम देन यू कैन अंडरस्टैंड द सॉरोज़ ऑफ अदर फेलिंग स्टूडेंट। अगर आप ज़िंदगी में कभी फ़ेल हुए हों, नाकाम हुए हों, तो फिर आपको जो दूसरे फेलिंग स्टूडेंट्स हैं आपको उनकी भी फीलिंग्स का एहसास होगा कि मतलब अब जब वो फेल हुआ है तो वो क्या फ़ील कर रहा होगा। अब हम देखते हैं, ये तो हमने इसके एग्जांपल्स देखी। अब हम देखेंगे शॉर्ट कमिंग्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इसकी शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं? शॉर्ट कमिंग का मतलब ये है कि कहाँ कहाँ पे आके ये मेथड जो है वो एक तरह से आप कह लें कि फेल हो जाता है या फ्लॉप हो जाता है। एवरीवन हैज़ गॉट हिज
हर ओन वेज ऑफ थिंकिंग। पहली बात तो ये कि हम सब का सोचने का समझने का जो अंदाज़ है, तरीक़ाकार है, वो डिफरेंट है। और फिर आगे एंड टेकिंग थिंग्स, और चीज़ों को देखने का, ऑब्ज़र्व करने का, या इसका मतलब यह है कि सोचने का और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने का जो मेथड है या जो तरीका है वो हर एक का अपना होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अ चाइल्ड मे क्राई ऑन हिज मदर सेइंग यू आर नॉट अ गुड बॉय। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि एक बच्चा जो है वो हो सकता है कि सिर्फ इसी बात से जो है वो बुरा मान जाए या रोना शुरू कर दे कि आप उसे कहें कि जी आप अच्छे बच्चे नहीं हो। और ही मे नॉट क्राई आफ्टर हैविंग स्लैप ऑन हिज फेस। और ऐसे भी हो सकता है कई दफ़ा कि आप उसे थप्पड़ मारें, ठीक है, चेहरे पे, तो वो फिर भी ना रोए। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रिएक्शन है ये हर एक का अपना होता है, वो अपनी ही कोई सोच या अपनी ही अप्रोच होती है जिसके मुताबिक किसी ने रिएक्ट करना होता है। अब किसी के नज़दीक किसी को सिर्फ ये कह देना ज़ुबान से कि तुम अच्छे नहीं, ये बहुत उसके लिए हर्ट करने वाली बात हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि आप किसी को स्लैप करें तो वो उसको उतना सीरियसली ना ले। फिर इसके बाद है जी वी कैन नॉट इंट्रोस्पेक्ट डेड पीपल बिकॉज वी आर अलाइव एंड वी हैव नेवर एक्सपीरियंस दैट फीलिंग। ये मतलब डेड पीपल जो हैं उनकी जो आप कह रहे हैं कोई फीलिंग या उनका जो उनको ऑब्ज़र्व करके या उनकी फ़िज़िकल कंडीशन देख के आप कुछ अज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि आप उस कंडीशन से नहीं गुज़रे। फिर वी कैन नॉट अप्लाई इट टू वेरी स्मॉल चिल्ड्रन। अब बहुत छोटे बच्चों पे हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अब उन पे हम अप्लाई क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें हमने जो भी काम करना है उसको अपने साथ कंपेयर करना है। और जो ज़्यादा स्मॉल चिल्ड्रन है, हमें अपना वो वाला टाइम जो है वो तो हम भूल गए होते हैं। हमें नहीं याद कि हम क्लास 1 में या नर्सरी क्लास में हम स्कूल में क्या बिहेव करते थे। ठीक है, ये तो हमें याद है कि हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में किस तरह के थे, लेकिन क्लास 1 2 की बातें हमें याद नहीं है। इसलिए बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी फीलिंग्स भी जो है वो हम जज नहीं कर सकते। आल्सो वी कैन नॉट अप्लाई इट ऑन एनिमल्स बिकॉज वी आर ह्यूमन। ना ही आप इस मेथड को एनिमल साइकी जो है जानने के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। ठीक है, और उनका जो बिहेवियर है उसको हम अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट अप्लाई इट ऑन ऑल सिचुएशंस बिकॉज इट इज़ नॉट 100% एक्यूरेट ऑल द टाइम। ठीक है, ये बात अभी भी हमने पहले भी की है कि हम हर सिचुएशन को जो है इस तरीके से जज नहीं कर सकते क्योंकि हर बंदे की सोचने की, हर बंदे की चीज़ों को परसीव करने की जो एक कैपेसिटी होती है या एक एबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। कोई बहुत जल्द हर्ट हो जाता है, कोई लेट होता है, तो आप इस तरह से रिलेट नहीं कर सकते। हर सिचुएशन में ये एक्यूरेट नहीं होती। कुछ सिचुएशन में ये बिल्कुल एक्यूरेट भी होती है लेकिन सम टाइम्स ये एक्यूरेट नहीं भी होती। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जैसे आपने ये सोशल मीडिया पे अक्सर ये जोक्स चल रहे होते हैं कि गर्ल्स जो हैं वो 90% मार्क्स लेके भी रो रही होती हैं कि 95 नहीं आए, और बॉयज़ जो हैं वो 33% पे कि जस्ट पास होने के बाद भी खुश हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप इसको हर सिचुएशन पे जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इंट्रोस्पेक्ट एनी वंस अनकॉन्शियस फोर्स बिकॉज यू कैन नॉट नो वट इज़ इन द अनकॉन्शियस माइंड। अब कुछ ऐसे काम जो अनकॉन्शियसली होते हैं, लाशऊरी तौर पे इंसान जो है वो रिएक्ट करता है, उसको भी आप जो है वो जज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसके लाशऊरी तौर पे जो वो क्या सोच रहा है। अनकॉन्शियसली जो बंदा सोच रहा होता है वो तो इंसान को खुद भी नहीं पता होता, तो किसी दूसरे को वो किस तरह से जो है वो पता चल सकता है। फिर वी कैन नॉट अप्लाई इट ऑन एनीथिंग विच यू हैव नॉट एवर एक्सपीरियंस। अब एक जो चीज़ आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं की, आप इसको उस पर भी अप्लाई नहीं कर सकते। अब नीचे एक एग्जांपल लिखी हुई है, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द पेन ऑफ हार्ट अटैक बिकॉज यू नेवर हैव गॉन थ्रू दैट अटैक। अब जिस बंदे ने खुदा नास्ता हार्ट अटैक जिसको नहीं कभी हुआ, तो उसे नहीं पता कि हार्ट अटैक जो होता है उसकी पेन क्या होती है या कैसे होती है।
तो जब तक आप सिचुएशन से नहीं गुजरे होंगे आप जज नहीं कर सकते। और लाजमी नहीं कि हर पर्सन या हर जो साइकेट्रिस्ट है वो हर तरह की सिचुएशन से गुज़रा हो। जब वो हर तरह की सिचुएशन से नहीं गुज़रा तो फिर वो हर सिचुएशन में इसको अप्लाई भी नहीं कर सकता। फिर इसके लिए और बहुत से मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे ये वाला मेथड जो है वो फेल हो जाता है। वी कैन नॉट अप्लाई इट ऑन मेंटली रिटार्डेड पीपल। ऐसे लोग जो ज़हनी तौर पे किसी डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं, हम लोग इसको उस पे भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप उसको कंपैरिजन में लेके जाएंगे तो आप एक बिल्कुल मेंटली हेल्दी एक पर्सन है, तो आपका जो सोचने का अंदाज़ है वो मेंटली जो एक बंदा सिक है उससे जो है वो मैच नहीं करेगा। इसके अलावा जेंडर डिफरेंसेस आल्सो हिंडर, मतलब कि जेंडर जो डिफरेंस है वो भी इसमें एक प्रॉब्लम है। मैंने आपको अभी एग्जांपल बताई कि बॉयज़ जो हैं वो 40% मार्क्स लेके भी जो है वो खुश हो जाते हैं कि पास हो गए हैं, गर्ल्स 90% पे भी जो है वो नहीं सही फील करती। इसी तरह से इसकी एग्जांपल और ले लें कि अब जैसे बॉयज़ हैं तो वो अगर किसी को अपने जैसा ड्रेस पहनना हुआ देखेंगे तो वो बड़ा खुश होते हैं, समटाइम पूछते हैं जी आपने कहाँ से लिया, इस तरह मतलब उसके ऊपर चिट चैट हो जाती है। लेकिन गर्ल्स जो हैं वो उनको अगर नज़र आ जाए कि कोई दूसरी लड़की सेम ड्रेसिंग में है तो उसके बाद जो एक फीलिंग है वो फिर गर्ल्स को ही पता है कि जो उनके दिल पे गुजरती है। तो ये भी एक जो है वो डिफरेंस क्रिएट करता है कि अगर जेंडर डिफरेंस है तो फिर भी आपके लिए समझना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। दिस मेथड हैज़ अ लिमिटेड एप्लीकेशन बिकॉज वी कैन अप्लाई इट ओनली इन लिमिटेड सिचुएशन। हम इसे लिमिटेड सिचुएशंस में ही अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा वाइड सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर तरह की सिचुएशन से हम नहीं गुज़रे होते। फिर हम क्या करते हैं, अगर हम इसको हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर सकते, हम कोई और मेथड, मतलब मल्टीपल मेथड्स हैं, 7 मेथड्स हैं, तो हम किसी और मेथड को ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज़ एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन मेथड। दिस मेथड इज़ समवट ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। ये प्रीवियस जो हमने मेथड देखा है उसकी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए आप कह लें यूज़ होता है। वी कैन ऑब्जर्व अ पर्सनस बिहेवियर इन अ सर्टन सिचुएशन वेदर वी हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड दैट। हम क्या करते हैं, हम इस चीज़ से कतई नज़र कि हमने वो जो सिचुएशन है वो कभी फेस की है कि नहीं की, हम जस्ट पर्सन और सिचुएशन को देखते हैं और ये नोट करते हैं कि इस सिचुएशन में वो ये बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब फिर ये होगा, मतलब हम इस तरह से ऑब्जर्वेशन करते हैं। एग्जांपल क्या है, वी कैन इमेजिन द प्रॉब्लम्स ऑफ अ हैंडीकैप। हैंडीकैप कहते हैं जो फिज़िकली थोड़ा सा आप कह लें कि स्पेशल पर्सन्स होते हैं, मतलब जिनकी थोड़ी सी सुनने की एबिलिटी डिस्टर्ब होती है, देखने की डिस्टर्ब होती है, तो हम एटलीस्ट उनकी फीलिंग्स जो हैं उनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं या फील कर सकते हैं कि उसको कैसा फील होगा। वी कैन एक्सटर्नली ऑब्ज़र्व अ चाइल्ड टू नो वेदर ही इज़ हैप्पी, हंग्री और सैड। ठीक है, इसी तरह से अगर एक छोटा बच्चा है तो उसको हम उसकी आप कह लें कि एक्सटर्नल जो उसकी अपीयरेंस है या बिहेवियर है उसको देखते हुए हम जज करने की कोशिश कर सकते हैं कि वो हैप्पी है, हंग्री है और सैड है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद यू कैन नॉट एक्सटर्नली ऑब्जर्व एवरी वन करेक्टली बिकॉज एवरी वन थिंक इन अ डिफरेंट मैनर एंड हैव डिफरेंट इंटेंसिटी फॉर डिफरेंट इमोशंस। इसमें भी लिमिटेशंस हैं कि हर किसी को आप एक्सटर्नली भी ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते एक्यूरेटली, मतलब हर बंदे का हर सिचुएशन में जो रिस्पांस होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब डिफरेंट रिस्पांस किस तरह से होता है, अब ऐसे हो सकता है जैसे एक क्रिकेट मैच है तो कुछ लोग ऐसे हैं वो उनकी टीम मैच हार गई है तो वो नॉर्मल सा बिहेव करेंगे कि अच्छा चलें कोई नहीं, इट्स ओके। और कुछ ऐसे हैं कि वो टीवी ड्रामे में या मूवी में इमोशनल सीन देख के रोना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इमोशंस को एक्सप्रेस करने का भी हर बंदे का एक अलग से स्टाइल होता है। तो ये
आप एक सिचुएशन में एक बंदा आपको जिस तरह से नज़र आ रहा है, दूसरी सिचुएशन में उसी सिचुएशन में दूसरा बंदा हो सकता है टोटली डिफरेंट जो है वो बिहेव करे। तो ये इसकी एक जो है वो लिमिटेशन है। इन एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन वी आर कंसिडरिंग एक्सटर्नल एक्सप्रेशन। जो एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन मेथड है इसमें जस्ट एक्सटर्नल एक्सप्रेशन जो हैं वो नोट किए जाते हैं। हम ये कंसिडर नहीं करते कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी सोच में क्या है, या उसका इरादा क्या है, इंटेंशन क्या है। ठीक है, हमने जस्ट ये देखना है कि उसने रिएक्ट कैसे किया है। तो एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन मेथड में जस्ट एक्सटर्नल एक्सप्रेशन देखे जाते हैं। और वो बात पहले भी मैंने आपको बताई है कि एक्सटर्नल एक्सप्रेशन जो है हर सिचुएशन में हर बंदे के सेम नहीं होते। Sometimes people are excelling in hiding their emotions, so you can't judge them by expression or external observation. कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं इमोशंस को हाइड करने में। वो बड़े सीरियस रहते हैं, वो खुश हैं तो भी सीरियस हैं, वो परेशान हैं तो भी सीरियस हैं। तो जब ऐसा कोई पर्सन है तो इसको आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो आपको एक्सप्रेशन ही नहीं दे रहा, या उसके पास ये एबिलिटी है कि वो एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर ले या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो उसको चेंज कर रहा है, तो फिर वहाँ पे जाके इस मेथड की लिमिटेशंस आ जाती हैं। क्योंकि वो आपको एक्चुअली जो असल उसकी फीलिंग्स हैं उसको तो उसने हाइड कर लिया है। तो ये भी एक लिमिटेशन है। फिर इसके बाद कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं ये भी लिमिटेशंस हैं इसकी, कि जो एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन मेथड में हमें नज़र आते हैं। अब ये जैसे एग्जांपल एक लिखी हुई है, मतलब क्या है कि एक चीज़ जो आपके कल्चर में आपको नज़र आ रहा है कि ये ऐसा रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये खुश है। तो वो लाजमी नहीं कि वो किसी दूसरी सोसाइटी में भी खुशी का इजहार सेम तरीके से हो। ये नीचे एग्जाम्पल एक कोट हुई है, इन चाइना पीपल डू क्लैपिंग व्हेन दे आर सैड। ठीक है, कि जब वो सैड होते हैं तो वो क्लैप करते हैं। हालांकि हमारे इधर ये टोटली जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे क्या डिफरेंस है जी, कि यहाँ पे जब हम खुश होते हैं तो हम क्लैपिंग करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो मेथडोलॉजी है, या ये जो हमारा एक हमारी एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन थी, ये इस केस में अप्लाई नहीं हुई। देयर आर मैनी एक्सप्लेनेशन टू अ सिंगल मोड ऑफ बिहेवियर, शाउटिंग विद जॉय, सॉरो, एक्साइटमेंट। अब जैसे ये शाउट करना या चीखना खुशी से भी हो सकता है, ये एक्साइटमेंट से भी हो सकता है, और ये दुख या परेशानी में भी हो सकता है। तो इसलिए हम इस सारी आप कह लें कि जो ये इमोशंस वाली गेम है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये जो ऐसा बिहेवियर है ये हमेशा इस सिचुएशन में होगा। सेम बिहेवियर डिफरेंट सिचुएशन में हो सकता है। जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है कि शाउटिंग जो है वो खुशी में भी हो सकती है, एक्साइटमेंट में भी हो सकती है, और दुख के मामलात में भी हो सकती है। इट इज़ ऑलवेज वेरी डिफ़िकल्ट टू जज व्हाट इज़ इन अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड को जो है वो आप जज नहीं कर सकते। मतलब क्या कि जो अनकॉन्शियस फीलिंग्स होती हैं किसी पर्सन की, वो भी इस मेथड से जज नहीं की जा सकती, क्योंकि इस मेथड में एक्सटर्नल फीलिंग्स होती हैं, और अनकॉन्शियस माइंड में तो वैसे ही सारा कुछ इंटरनली चल रहा होता है। वी कैन नॉट जज मेंटल प्रोसेसेस इन अ माइंड। हम एक्सप्रेशंस को नोट कर सकते हैं इसमें, लेकिन जो दिमाग में चल रहा है वो नोट नहीं कर सकते। तो ये लिमिटेशंस थी एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन मेथड की। अब नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। अब हम थोड़ा नेचुरल वे में जो है वो लोगों को ऑब्ज़र्व करना सीखेंगे। दिस मेथड इज़ ऑब्जर्विंग समवन इन हिज नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, नेचुरली कोई पर्सन किस तरह से बिहेव करता है इसको हम देखेंगे। द पर्सन हु इज़ ऑब्जर्व्ड शुड नॉट बी नाउन दैट यू आर ऑब्जर्विंग हिम हर। मतलब ये एक ऐसा मेथड है जिसमें जो सब्जेक्ट है, मतलब जो पर्सन जिसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, उसे नहीं हम बताते कि हम उसे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं या उसे हम जज कर रहे हैं। वो अपने नेचुरल वे में जो बिहेव कर रहा है उसी को ही हम ऑब्ज़र्व करते हैं। ये हम उसको क्यों नहीं बताते, क्योंकि अगर उसे पता होगा कि मैं जज किया जा रहा हूँ, तो जैसे पीछे हमने देखा था कि ऑब्ज़र्वेशन जो है वो हमारी चेंज भी हो सकती है, क्योंकि अगला बंदा अगर अपने एक्सप्रेशन को चेंज कर ले, एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर ले, तो हमें फील उसकी जो ऑब्जर्वेशन है या बिहेवियर को जज करना जो हमने करना है वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा।
सो दैट ही मे नॉट प्रिटेंड एनीथिंग। ये ना हो कि वो खुद से प्रिटेंड करे, मतलब ये कि अब एक पर्सन जो है वो उसे फेल होने के बाद दुख कोई नहीं, लेकिन उसे ये फील हो या उसे ये पता चल जाए कि सब ये नोट कर रहे हैं कि ये फ़ेल होने के बाद कितना परेशान है, या इसे कोई अफसोस भी है कि नहीं, तो वो उसे अफसोस तो नहीं है, लेकिन जब उसे ये पता चल गया कि मैं नोट किया जा रहा हूँ तो वो प्रिटेंड करना शुरू कर दे कि जैसे पता नहीं मैं बहुत ज़्यादा जो है वो दुखी हूँ, ठीक है, या मुझे बड़ा अफसोस है। ये चीज़ इसमें आ सकती है। दिस मेथड इज़ बेस्ट टू ऑब्ज़र्व एनिमल्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन। जानवरों को या छोटे बच्चों को जज करने के लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है। और इन दोनों केसेस में जो सब्जेक्ट है हमारा, मतलब जिसको हम ऑब्ज़र्व करना चाह रहे हैं, उसको नहीं पता होता कि वो जज किया जा रहा है। वो अपनी नेचुरल जो उसकी टोन है, नेचुरल जो उसका बिहेवियर है, उसमें रहते हुए काम करता है और हम उसको जज कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास मेथड है स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड स्टैट्स का आपको पता है, ये हिसाब किताब से रिलेटेड है, कैलकुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें क्या है, दिस मेथड इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर, वी डू नॉट डील विद क्वालिटीज़। हम क्वालिटीज़ पे फोकस नहीं करते बल्कि क्वांटिटी पे फोकस करते हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी, अब ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। मतलब क्या है कि हम लोग बजाय इसके कि हम ये देखें कि किसी पर्सन का किसी सिचुएशन में क्या रिएक्शन है, वो होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव ये है कि हम ये देखें कि लाइक जब भी ये सिचुएशन होती है तो मोस्टली लोग हैप्पी होते हैं, तो लिहाजा सारे हैप्पी हैं, ठीक है। मतलब इस तरह से आगे ये हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। वी गॉट सम फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड वी ड्राइव सम कंक्लूजन। हमारे पास कुछ डाटा होता है, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, हम उसकी बेस पे जो है ना वो रिज़ल्ट कैलकुलेट करते हैं। मतलब ये कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर ये बताया जाए कि आप किसी पर्सन को जज करने, या हमने एक पर्सन को ऑब्ज़र्व करना है और हमें उसके अबाउट जो है ये फैक्ट्स एंड फिगर्स मिले कि कोई हमें डाटा ये प्रोवाइड करे कि जब ये मतलब क्लास 8th में फ़र्स्ट आया था तो इसने जो है ना ये डिमांड की कि मुझे ये प्राइज़ चाहिए। जब ये मैट्रिक में इसके अच्छे मार्क्स आए तो भी इसने कहा जी कि मुझे ये गिफ्ट करें। फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, तो जब उसका थर्ड ईयर में कोई अच्छी पोजीशन आएगी तो हमारे माइंड में ये है कि अब ये फिर डिमांड करेगा। और ये हमने कहाँ से उसका ये जज किया बिहेवियर, फैक्ट्स एंड फिगर से, प्रीवियस डाटा से, ठीक है ना, कि इस सिचुएशन में ये बिहेवियर आता है तो इसका मतलब है नेक्स्ट टाइम ये सिचुएशन आई है तो अब इसने इसी तरह से बिहेव करना है। इन दिस मेथड वी रिप्रेजेंट आवर आउटपुट इन फॉर्म ऑफ ग्राफ्स एंड कर्व्स, ठीक। क्योंकि हमारे पास डाटा जो है वो नंबर्स की फॉर्म में होता है, न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, तो सम टाइम मोस्टली जब ये वाली सिचुएशन अप्लाई होती है तो हम इसको ग्राफिकली जो है, या कर्व्स भी बेसिकली ग्राफ्स ही हैं, कि इसकी मदद से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि जी हमारी कंक्लूजन ये है। वी आल्सो ड्राइव नॉर्मेलिटी क्राइटेरिया ऑन बेसिस ऑफ डाटा कलेक्टेड। और नॉर्मेलिटी क्राइटेरिया, अब ये टर्म समझने वाली है कि नॉर्मेलिटी क्या होती है। नॉर्मेलिटी का मतलब यह है कि नॉर्मल सिचुएशन, तो नॉर्मल सिचुएशन किसी बंदे के लिए जो नॉर्मल सिचुएशन है उसको भी डिफ़ाइन डाटा कलेक्शन के ऊपर ही किया जाता है। अब इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है कि एक स्टूडेंट की ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि जब उसकी हर क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन आ रही है तो वो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रहा है, ना वो आप कह लें कि ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है, ना वो जो है वो परेशान हो रहा है जब उसके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन जब वो उसके मार्क्स अच्छे आते हैं तो वो एक्साइटेड हो जाता है, जब उसके मार्क्स जो हैं वो कम आते हैं तो वो परेशान हो जाता है। तो इस सिनेरियो को देखते हुए हम कह सकते हैं कि नॉर्मल सिचुएशन ये है कि अगर उसके मार्क्स एवरेज हैं, नॉर्मेलिटी इसमें अगर हम डिफ़ाइन करें तो मतलब लिंक जो है उसके बिहेवियर का वो ये है कि जैसे मार्क्स ऊपर जाएंगे इसके मूड के अच्छे होने का जो लेवल है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये कि जो डाटा हमारे पास कलेक्ट हुआ होता है, या जो हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, उनको देखते हुए जो है वो हम उस डाटा को देखते हुए हम नॉर्मेलिटी जो है इसको भी डिफ़ाइन कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है, दैट इज़ केस हिस्ट्री मेथड। दिस मेथड इज़ यूज्ड बाय डॉक्टर्स एंड साइकोलॉजिस्ट टू नो द रूट प्रॉब्लम ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब जिस पर्सन को हम जज कर रहे हैं उसको जो प्रॉब्लम है उसकी बेस तक पहुंचा जाता है इसमें। दिस मेथड इज़ कॉल्ड क्लिनिकल मेथड। ये जो हमने टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी में क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ी थी वो बेसिकली यही था कि जिसमें अब केस हिस्ट्री, उसमें क्या होता है कि पेशेंट्स जो है उसका पास्ट देखा जाता है या उसको जो करंटली प्रॉब्लम है उसकी बेस तक, उसके स्टार्ट तक जाया जाता है चेक करने के लिए कि ये वजह क्या बनी, बिकॉज पेशेंट्स आर देम सेल्फ इंटरेस्टेड इन देयर ट्रीटमेंट। और ये वाला आप ट्रीटमेंट या ये वाला मेथड आप तब यूज़ करते हैं जब पेशेंट भी एग्रीड हो या पर्सन जिसको आपने ऑब्ज़र्व करना है वो एग्रीड हो कि आप उसको जज करें, उसको समझें और उसकी ट्रीटमेंट करें। केस हिस्ट्री के लिए मल्टीपल टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ होती हैं, जिसमें क्वेश्चनेयर है, स्टोरी राइटिंग है, रिलेटिंग पास्ट ड्रीम्स है और हैप्पीएस्ट, या आप सम टाइम ऐसे होता है कि जो आपका सब्जेक्ट है उससे पूछा जाता है कि अपनी ज़िंदगी के अच्छे वाक़यात या बुरे वाक़यात बताओ, ताकि ये देखा जाए कि जो करंट सिचुएशन है ये किसी अच्छी मेमोरी के साथ रिलेट हुई है या किसी बुरी मेमोरी के साथ जो है इसका लिंक है। ये चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। अब इसमें केस हिस्ट्री का पहला जो मेथड है दैट इज़ क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर में क्या कहता है, गिव्स यू क्रूड आइडिया ऑफ मेंटेलिटी ऑफ अ पर्सन। वो जो पर्सन जिसको हम जज करना चाह रहे हैं उसकी जो मेंटेलिटी है उसका क्रूड मतलब बेसिक एक रफ सा जो है ना वो आइडिया आपको मिल जाता है। अब क्वेश्चनेयर होता क्या है, क्वेश्चनेयर में ये है कि आप जो सब्जेक्ट है उसको कुछ क्वेश्चंस देते हैं। कुछ क्वेश्चंस मतलब कौन से, कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है जो आपको लगता है कि इस सिचुएशन में इससे ये 4-5 या 10-15 बातें आपको पूछनी चाहिए, वो बातें जो हैं वो आप उसको लिख के देते हैं कि जी अच्छा ये बताएं इसके बारे में क्या ख्याल है, इस चीज़ के बारे में क्या ख्याल है, इस चीज़ के बारे में क्या ख्याल है। उसके बाद जो है वो फिर आप जज करते हैं। ये मैंने आपको 2-3 क्वेश्चंस वो भेजे थे, टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट वगैरह। तो उसमें क्या था कि वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, आप उसको आंसर करते हैं, आंसर करने के बाद आपको वो कुछ रिजल्ट्स दे देता है। इसी तरह का काम जो है वो इसमें होता है कि आप उसको एक पेपर, एक शीट देते हैं जिस पे क्वेश्चंस की एक लिस्ट होती है, वो उसको जो सब्जेक्ट है उसने उसको आंसर करना है और आंसर करने के बाद उसको फिर नेक्स्ट आप उसको ऑब्ज़र्व करते हैं या अपनी जजमेंट देते हैं। फिर है जी स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग में क्या होता है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन यू आस्क समवन टू राइट एनी स्टोरी देन ही शी राइट वट एवर इन हिज हर इमेजिनेशन। अब ये एक बड़ा एक मेथड है जो साइकेट्रिस्ट जो है वो यूज़ करते हैं। वो मतलब आपको किसी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं कि आप ये बताएं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक साइकेट्रिस्ट का मैं देख रहा था कि उन्होंने किसी बंदे की पर्सनैलिटी को जज करने के लिए ये कहा कि आप ये किसी की ना बनाएं, जैसे एक कार्टून बनाते हैं या किसी की तस्वीर बनाते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक तस्वीर बनाएं। तो वो तस्वीर 4-5 लोगों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, 4-5 लोगों ने वो तस्वीर बनानी शुरू की। किसी ने तस्वीर की सबसे पहले आंखें बनाने की कोशिश की, किसी ने नोज़, किसी ने फेस ड्रा किया। तो वो मतलब जो स्टेप्स उन्होंने लिए सबसे पहले, इधर से भी उसने वो साइकेट्रिस्ट ने अंदाज़ा लगाया कि अच्छा जी आपने ये चीज़ इस तरह से की है, तो इसका मतलब है कि आप जो है वो इस चीज़ को लाइक करते हैं। लाइक उन्होंने ये रिस्पांस दिया कि जिस बंदे ने उस तस्वीर के सबसे पहले आइज़ जो है आंखें बनाई, तो साइकेट्रिस्ट का जो उसके जो रिमार्क्स है उसमें ये लिखा था कि ये जो बंदा है ये जो ब्यूटी है इसको लाइक करता है। ठीक है, इसी तरह से जिसने पहले आउटलाइन बनाई फेस की, वो जो है वो परफेक्शन पे बिलीव करता है। इस तरह की डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ये तो एक था ना कि वो चीज़ ड्राइंग के ज़रिए। इसी तरह से स्टोरी कहते हैं कि किसी टॉपिक पे इस चीज़ के बारे में लिखें। जब आप उस चीज़ के बारे में लिखेंगे तो वहाँ से पता चलता है आप कितने इमेजिनेटिव हैं या आप क्या सोचते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक टॉपिक दे दी जाए पॉलिटिक्स में, या आपको एक टॉपिक दे दी जाए लाइक सक्सेस। अब आप सक्सेस को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जो है वो
आपकी मेंटालिटी जो है वो क्या है। तो ये, या व्हाट इज़ द आइडियल, या आपके नज़दीक आइडियल इस चीज़ के अबाउट जो है वो क्या है। तो स्टोरी राइटिंग भी एक जो है वो मेथड है जिससे आपकी और जो देखें ना, आपकी जो इमेजिनेशन है या जो आपकी सोच है, वो इससे अंदाज़ा होगा कि आपकी ग्रूमिंग किस तरह से हुई है, आप किसी चीज़ को किस तरह से परसीव कर रहे हैं। फिर इसके बाद है relating past dreams. In dreams, we usually see whatever is in our unconscious mind. अब ये अक्सर ऐसे होता है ख्वाब में कि हम वो चीज़ें देखते हैं जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप कोई हॉरर मूवी देख लें तो उसके बाद जब हम रात को सोते हैं तो हमें ख्वाब भी डरावने आ रहे होते हैं। सम टाइम ऐसे होता है कि आप किसी चीज़ को बड़ा सीरियसली ले लें, कोई भी मतलब लाइक कोई फैमिली फंक्शन है या कोई क्रिकेट मैच है, तो वो अगर आप उसको ज़्यादा अपने ब्रेन पे सवार कर लेंगे, सारा दिन उसी में इन्वॉल्व रहे होंगे, तो वो रात को भी आप ख्वाब में भी फंक्शन में ही फिर रहे होते हैं। ठीक है, तो सम टाइम वो कहता है कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो होता है वो हमें यूजुअली वो हम ख्वाबों में देखते हैं। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल ऑफ आवर ड्रीम्स मस्ट रिलेट टू आवर अनकॉन्शियस माइंड। और ये भी लाजमी नहीं कि जो हम सोच रहे हैं हमें ख्वाब में वो भी नज़र आए। ठीक है, और बीइंग मुस्लिम हमारा ये बिलीव है कि समटाइम्स ख्वाब जो हैं वो ऐसे भी होते हैं जिनका हमारी सोच से लिंक नहीं होता, कुछ अल्लाह की तरफ से भी होते हैं। ठीक है, और वो जो है वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। ठीक है, बुरे जो हैं वो फिर जो है वो शैतान की तरफ से होते हैं। बहरहाल वो एक अलग सब्जेक्ट होगा। लेकिन ये है कि जब आप ड्रीम्स के बारे में जो है वो किसी से बात करेंगे, अब देखें ना, आप किसी से ड्रीम पूछें जी आपको ख्वाब किस तरह के आते हैं, अब वो बंदा कहे जी कि मुझे हर वक्त जो है ना ऐसे ख्वाब आते हैं कि जैसे मैं कहीं पे जो है ना बड़ी परेशान हालत में हूँ। तो अब ख्वाब से तो कुछ हमें जज हो या ना हो, लेकिन ये तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि जिसको हर रोज़ ये ख्वाब आते हैं रात को, तो वो दिन में भी यही सोचता रहता होगा कि मुझे पता नहीं क्या टेंशन लगने वाली है। तो इससे भी आपको किसी पर्सन की साइकी जो है वो पता चल सकती है। नेक्स्ट है जी जेनेटिक मेथड। अब जेनेटिक मेथड क्या है? ये एक एडवांस मेथडोलॉजी है इसको जज करने के लिए। और इसमें क्या होता है कि हम किसी एक स्पेशी की, किसी एक दुनिया में पाए जाने वाली कोई एक नस्ल किसी चीज़ की, उसको हम जज करते हैं उसके जेनेटिक्स से, मतलब कि उसके डीएनए से। ठीक है ना, मतलब ये जो डीएनए होता है, ह्यूमन डीएनए या ह्यूमन जीन्स जो होते हैं, इनको देखते हुए हम ये जज कर सकते हैं कि आज से 1000 साल पहले का इंसान कैसा था, 2000 साल पहले का इंसान कैसा था। ठीक है, इवन इसकी मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो रिसेंटली कोई मंथ और 2 की बात है कि एक डेड बॉडी जो है कोई 14,000 ईयर पहले की जो है कोई रिकवर हुई है। मतलब साइंटिस्ट ने पहले उसे रिकवर किया है, फिर उसको जज किया तो पता चला ये 1400 साल पुरानी है। वहाँ से उसका एक बाल जो है वो उन्हें बिल्कुल सही हालत में मिला। वहाँ से उन्होंने उसका डीएनए निकाला है, उस डीएनए को उन्होंने मैच किया है, और उसको मैच करते हुए उन्होंने अब मुझे वो कंट्री नहीं याद कि कौन सा है, लेकिन उस कंट्री में वो बंदा मिला है जिसके साथ उसका डीएनए मैच हो गया। मतलब ये कि ये उसके 4 फादर्स में से था। ठीक है, तो इस तरह से अब इस पर्सन के जो बिहेवियर है, इसका और उसका बिहेवियर जो है वो सेम होगा। तो डीएनए या जीन्स जो हैं, इनसे जो है वो आप ये जो आप किसी पर्सन की आपका जो बिहेवियर है, या किसी एक ख़ास स्पीशी का दुनिया में पाए जाने वाली किसी एक ख़ास, चाहे वो एनिमल्स हैं या कोई बर्ड्स हैं या इंसान है, ठीक है, कोई एक मखलूक जो है उसका आप कर सकते हैं बिहेवियर जज कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिफरेंट जो साइकोलॉजी में यूज़ होने वाले मेथड्स हैं उनको डिस्कस किया था। अब इसमें एक मेथड जो है वो रह गया, एक्सपेरिमेंटल मेथड। वो मेथड जो है वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है और उसको हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं।